तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने यूपी टेट 2024 का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया था कि यूपी टेट 2024 के एग्जाम में एग्जामिनर कहां से किस तरीके से कौन कौन से रूल्स पर आधारित एमसीक्यूज पूछता है। वो सभी पॉइंट्स हमने उस सिलेबस वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ये जो आई बटन आपको दिख रहा है यहाँ से आप उस वीडियो पर जाकर ये देख सकते हैं कि यूपी टेट 2024 का जो इंग्लिश का पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन या एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, कौन कौन से हमें पॉइंट्स को लर्न करना है। वो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर आज हम ये पहली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, यानी कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल भी आपको नहीं आता कि ग्रामर कहां से शुरू करें, तो आज आपकी शुरुआत होने जा रही है और यहां से आप सीखते हुए बड़ी ही आसानी से क्रैक कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, उसको फाइंड आउट कर लोगे आंसर को। तो बिल्कुल निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है वर्ब। ये याद रखना, किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पता करना बेहद जरूरी है। ये आपकी शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। अब वर्ब क्या होती है उसको समझते हैं। दोस्तों याद रखना, जो वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसका दूसरा नाम प्राइमरी वर्ब भी है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये प्राइमरी और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्राइमरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। दूसरी हमारी कौन सी होती है? दूसरी हमारी मेन वर्ब होती है। अब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है? दोस्तों एक बी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है। उसमें से कौन कौन सी वर्ब हमारी निकलती है? उसमें से निकलती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। ये हमारी कौन सी होती है? बी फॉर्म की वर्ब होती है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस में देखने के लिए मिलती है। हालांकि मेन वर्ब के रूप में भी देखने के लिए मिलती है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। बस जो जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको फोकस करिए। तो यहाँ पर पहली हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बी फॉर्म की होती है। तो बी फॉर्म में से कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब निकल कर आती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। अगली हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी मॉडल्स या मॉडल हम जिसको बोल सकते हैं। वो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ऑट टू। ये हमारी सभी मॉडल्स वाली हेल्पिंग वर्ब होती है। थर्ड हमारी होती है हैव। अब हैव हमारी कौन कौन सी वर्ब होती है? तो हैव में हमारी हैज आ जाती है, हैव आ जाती है, हैड आ जाती है। ये सभी जो वर्ब फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब फॉर्म होती है, हमारी हैव की होती है। आपको ध्यान में रखना है। अगली हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू फॉर्म में होती है। तो डू फॉर्म में से कौन कौन सी वर्ब निकलती है? डू निकलती है, डज निकलती है, डिड निकलती है। ये हमारी सभी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। बस इन चार वर्ब्स को याद रखना है। वर्ब हमारी बी फॉर्म में होती है, मॉडल्स में होती है, हैव और डू में होती है। ये हमारी एज अ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में देखने के लिए मिलती है। अब आते हैं हम मेन वर्ब पर। तो हेल्पिंग वर्ब का पूरा समझ में आ गया। अगर यहाँ पर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली हमारी होती है मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब क्या होती है? बहुत सरल और आसान भाषा में हम समझेंगे कि ये मेन वर्ब क्या होती है। तो दोस्तों एक्शन वर्ब को हम मेन वर्ब बोलते हैं। अब ये एक्शन वर्ब क्या होती है? दोस्तों आप अपने द्वारा क्या क्या कर सकते हैं? आप कहोगे सर मैं प्ले कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, रो सकता हूँ, सो सकता हूँ, जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, चल सकता हूँ, यानी कि वॉक कर सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ। तो जो भी आप अपने द्वारा एक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो सभी वर्ब हमारी मेन वर्ब में काउंट की जाएंगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों याद रखना है आपको, एक्शन वर्ब की ना 5 फॉर्म होती है। हमने 3 फॉर्म पढ़ी है, लेकिन होती कितनी है? 5 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब ये फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? दोस्तों अगर वर्ब के लास्ट में हम आईएनजी लगा देना तो वो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, और एस और ईएस चिपका देते हैं तो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारी प्ले क्या है? एक एक्शन वर्ब है, एक मेन वर्ब है। तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी प्लेड हो जाएगी। फोर्थ फॉर्म में हमने क्या किया है? आईएनजी लगा दिया है। तो आईएनजी जैसे ही हमारी मेन वर्ब के साथ चिपक जाता है तो वो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। लास्ट में हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, यानी कि हमने लास्ट में क्या किया? एस लगा दिया या ईएस लगा दिया। एस कब लगाया जाता है? जब मेन वर्ब का लास्ट का लेटर, यहां पर आप देख सकते हैं, कॉन्जोनेंट हो। अगर मेन वर्ब का लास्ट का लेटर कॉन्जोनेंट हो तो वो हमारा एस लगाया जाएगा। और अगर बॉबिल हो, बॉबिल कौन कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या होते हैं? बॉबिल होते हैं। अगर ये वाले लेटर कहीं दिख जाए तो आप एस लगा देना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल में गो की हमारी सेकंड फॉर्म बेंट होगी, थर्ड फॉर्म गॉन होगी, फोर्थ फॉर्म गोइंग होगी, आईएनजी हमने चिपका दिया, और फिफ्थ फॉर्म में हमने क्या किया? ईएस लगा दिया। क्यों लगाया? यहां पर हम एस भी लगा सकते थे, लेकिन एस नहीं आएगा क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं जो लेटर है
है, ओ आया है लास्ट में, तो एक बॉबिल है और बॉबिल के साथ हम क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे। तो इतना समझ में आ गया कि फॉर्म्स हमारी कौन कौन सी होती है, किस तरीके से एस लगाएं, ईएस लगाएं। और भी हमारी फॉर्म्स होती है, जैसे हमारी लाफ हुई, जंप हुई, क्राई हुई, राइट हुई, रीड हुई। आप हंस सकते हो, जंप कर सकते हो, रो सकते हो, लिख सकते हो, रीड कर सकते हो। तो देखो जो भी आप अपने अनुसार काम कर रहे हो ना, वो सभी हमारी मेन वर्ब हो जाएंगी। तो यहां पर हमने क्या क्या सीख लिया दोस्तों, हमने सीख लिया किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब को पता करेंगे। जब हम वर्ब को पता कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमें सब्जेक्ट भी पता चल जाएगा, ऑब्जेक्ट भी पता चल जाएगा, एडजेक्टिव भी पता चल जाएगा, एडवर्ब भी पता चल जाएगा। तो सोचो कितनी सारी चीजें हमें केवल वर्ब को पता करने से, फाइंड आउट करने से मिल रही हैं। तो यहां पर हमने सीख लिया वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी हमारी मेन वर्ब होती है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर यहां पर आपको कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब जब हमने वर्ब को पता करना सीख लिया, तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो दोस्तों, याद रखना किसी भी सेंटेंस में हमें वर्ब तो मिल जाएगी, और वर्ब से पहले क्या आता है, याद रखना हमेशा सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। याद रखना, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पूरी इंग्लिश ग्रामर में केवल एक ही रोल होता है, वो होता है केवल नाउन या प्रोनाउन बनने का। अब ये प्रोनाउन कहां से घुसड़ दिया सर जी, जैसे आपका नाम राहुल है, एग्जांपल से समझा रहा हूं, जैसे आपका नाम राहुल है। अब राहुल, मैं तुमसे कह रहा हूं कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है, वह काम कर रहा है। अब मैंने आपको वह यानी कि ही से संबोधित किया। क्या आपका नाम तो सपोज दैट राहुल सिंह है, और मैं आपको वह बोल रहा हूं, क्या आप अपना नाम वह सिंह लिखते हो? नहीं, आपका नाम तो राहुल है, लेकिन मैंने आपको ही से डिनोट किया, वह से डिनोट किया। तो जो राहुल की जगह ही आया है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि राहुल तो एक नाउन है। राहुल क्या है, एक नाउन है, और राहुल की जगह किसने ले ली, ही ने ले ली, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। तो याद रखना, पूरी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का केवल एक ही रोल होता है, नाउन या प्रोनाउन बनने का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर हमने बचपन में पढ़ा था सर जी कि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। तो वो वाली जो डेफिनेशन के आधार पर अगर आप एमसीक्यूज में करेक्ट आंसर को खोजने का ट्राई कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि नाउन के रूल्स अलग होते हैं और नाउन की डेफिनेशन अलग होती है। तो जो आपने पढ़ी है ना, वो नाउन की डेफिनेशन है, रूल नहीं है। यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो नाउन का रूल है। नाउन के कौन कौन से कैसे कैसे रूल है, कैसे हम पता करें किसी भी सेंटेंस में कब नाउन एडजेक्टिव बन जाएगा, कब नाउन वर्ब बन जाएगा, कब वर्ब भी नाउन बन जाएगी, वो आगे सीखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन बनते हैं, तो हमने ये तो पता कर लिया कि वर्ब को ढूंढने के बाद सब्जेक्ट भी पता कर लेंगे, ऑब्जेक्ट भी पता कर लेंगे, और वो हमारे नाउन बनते हैं। दूसरा पॉइंट नाउन को पता करने का ये है कि आप सेंटेंस में जो वर्ब होती है उससे क्वेश्चन पुट अप करो, हु का यानी कि कौन का, विच का, हुज का, व्हाट का, हुम का, तो उसका जो आंसर मिलेगा ना, वो हमेशा नाउन बनेगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने ये पॉइंट क्लियर कर ली, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों नाउन को कुछ और अच्छे तरीके से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज ईटिंग द मैंगो। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि राम क्या है, तो पता है आपका क्या जवाब होगा, आप कहोगे सर राम जो है ना, वो एक नाउन है। अब नाउन क्यों है, क्योंकि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है, और ये पर्सन का नाम है, इसलिए यहां पर ये नाउन है। चलो ठीक है, समझते, अभी मैं समझाऊंगा आपको यहां पर नाउन क्यों बना है। दूसरे सेंटेंस में प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पर अगर मैं प्लेइंग की बात करूं कि प्लेइंग क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ये तो वर्ब है, क्योंकि हमने बचपन में जहां भी आईएनजी देखी नहीं, वर्ब बताया नहीं। तो आपका जो आंसर है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आप बिगिनर हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको कवर करना बेहद जरूरी है। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हमें नीड किसकी होगी, वर्ब को पता करने की। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, राम इज ईटिंग द मैंगो में वर्ब क्या है, एक हमारी इज है जो एक हेल्पिंग वर्ब है, एक हमारी ईटिंग है जो हमारी मेन वर्ब है। तो इज ईटिंग हमारी ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों हमारी वर्ब हो गई। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। जैसे ही राम यहां पर सब्जेक्ट बना, ऑटोमेटिकली नाउन बन जाएगा, क्योंकि पीछे अभी मैं आपको पता कर चुका हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक ही रोल होता है पूरी इंग्लिश ग्रामर में, नाउन या प्रोनाउन बनने का। तो इसलिए यहां पर जो राम है वो सब्जेक्ट बन गया, जैसे ही सब्जेक्ट बना ये ऑटोमेटिकली नाउन बन जाएगा, इसलिए यहां पर राम क्या है, एक नाउन है। अगले वाले सेंटेंस में प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ में इज हमारी यहां पर क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे ही यहां पर प्लेइंग सब्जेक्ट बना, ये वर्ब जैसा दिखने वाला वर्ड जो है ऑटोमेटिकली
नाउन बन जाएगा, जिसे इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में हम जेरेंड का नाम दे देते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे हम जेरेंड, इन्फिनेटिव वगैरह क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेइंग है वो नाउन बन रहा है। मुझे बताओ, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये प्लेइंग जो है किस पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम है? क्या पर्सन का नाम है या प्लेस का नाम है या थिंग का नाम है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है। तब भी यहाँ पर प्लेइंग क्या बन रहा है? एक नाउन बन रहा है। तो यहाँ पर प्लेइंग जो है सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए नाउन बन रहा है। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं, आई लाइक प्लेइंग। अब मुझे एक सेंटेंस में बताओ कि लाइक यहां पर क्या है? आप कहोगे सर वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट ये बनेगा ऑटोमेटिकली नाउन बन जाएगा, और इसी आईएनजी वाले ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में जो नाउन बनता है उसे इंग्लिश ग्रामर की भाषा में हम जेरेंड बोल देते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। बहुत ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझना, बहुत सारा बेसिक सीखने के लिए मिलेगा। आई वेंट आगरा। इस सेंटेंस में जो आगरा है वो क्या है? तो यहां पर ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चों को ये नाउन लग रहा होगा, लेकिन वो नाउन नहीं है। कैसे समझते हैं? देखो, मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में आपको पहली नीड होगी किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पता करने की। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? तो वेंट हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या बनता है? नाउन बनता है। बहुत सारे बच्चों को ये नाउन लग रहा होगा। और दूसरे फॉर्मेट में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये प्लेस का नाम है, इसलिए यहाँ पर क्या है? एक नाउन है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर ये आगरा नाउन नहीं है, कुछ और समझते हैं कैसे। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। तो दोस्तों याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब को पता कर लेंगे। बिल्कुल पता कर लिया। वेंट यहाँ पर हमारी क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो अब हम ये पता करेंगे कि बाकी में ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है, जब हम पता कर लेते हैं उस वर्ब से हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं। हु का, विच का, हुज का, व्हाट का, हुम का। तो इनका जो आंसर निकल कर आएगा वो हमेशा नाउन बनेगा। क्या यहां पर अगर हम इन वाले कीवर्ड से अगर क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो आंसर निकल कर आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि आई वेंट आगरा, यहां पर वेयर का आंसर निकल कर आ रहा है कि आप कहां गए। आंसर निकल कर आएगा कि मैं आगरा गया। तो वेयर का जब भी आंसर आएगा दोस्तों, तो वो याद रखना एडवर्ब बनता है, कभी भी नाउन नहीं बनता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको यहां पर समझाने का ट्राई किया है। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो दोस्तों सेंटेंस में हाउ का आंसर मिल जाए, वेयर का आंसर मिल जाए, व्हेन का आंसर मिल जाए, हाउ मच या हाउ मैनी का आंसर मिल जाए, तो याद रखना वो हमेशा एडवर्ब होगा, कभी भी नाउन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आगरा है ना, वो एडवर्ब है, नाउन नहीं होगा। ध्यान में रखना है। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। आई सॉ अ डांसिंग गर्ल। तो यहाँ पर मैं अगर डांसिंग की बात करूं तो डांसिंग क्या है? तो पहली हमारी नीड क्या थी सेंटेंस में वर्ब को पता करने की? वर्ब क्या है हमारी? सॉ। यहाँ पर हमारी क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर तो क्या आया है? आर्टिकल आया है। तो इसको ऑब्जेक्ट मत मान लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है, आर्टिकल कोई नाउन नहीं है। यहाँ पर जो आ है ना, ये कोई नाउन नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट होगा गर्ल। अब गर्ल क्यों होगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। दोस्तों याद रखना, ये जो आर्टिकल है ना, तीन चीजें, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल, दूसरा पॉइंट है एडजेक्टिव, और तीसरा पॉइंट है प्रपोजिशन। इनके बाद दुनिया का जो भी वर्ड, जो भी शब्द आएगा पूरे इंग्लिश ग्रामर में नाउन या प्रोनाउन का काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल आ गया। जैसे ही आर्टिकल आ गया, हमें तुरंत पता लग जाना चाहिए कि इसके बाद नाउन तो जरूर होगा। अब डांसिंग क्या यहाँ पर आपको नाउन लग रहा है? नहीं, यहाँ पर गर्ल नाउन है, और गर्ल हमारा क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। नाउन कैसा भी हो, कॉमन हो, प्रॉपर हो, अलग टॉपिक है। नाउन हमेशा आएगा, तो आर्टिकल के बाद नाउन आ गया। और दोस्तों याद रखना, नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं, नाउन के लिए जो शब्द आते हैं, वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो ये डांसिंग यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रहा है? एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। और इसी आईएनजी वाले एडजेक्टिव को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम दे दिया जाता है, जो एक नॉन फाइनाइट वाला टॉपिक है, उसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो डांसिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक एडजेक्टिव है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई एम डांसिंग। यहाँ पर एम हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डांसिंग क्या है? मेन वर्ब। दोनों क्या है? वर्ब। तो यहाँ पर अगर डांसिंग की बात करें तो ये किसका रोल प्ले कर रही है? एक वर्ब का रोल प्ले कर रही है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में डांसिंग किसका रोल प्ले कर रही है? एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। नीचे वाले सेंटेंस
सेंटेंस में अब आपको बताना है डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर जो डांसिंग है ये क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब हमें इज मिल गई, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। जैसे ही ये सब्जेक्ट बना ऑटोमेटिकली नाउन बन जाएगा, और इसी आईएनजी वाले सब्जेक्ट जो नाउन बन रहा है इंग्लिश ग्रामर की भाषा में, अभी मैं ऑलरेडी बता कर चुका था, जेरेंड नाम दे दिया जाता है, जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक है। तो यहां पर डांसिंग क्या बन रहा है, एक नाउन बन रहा है। तो देखो वही शब्द है, वही लेटर है, वही स्पेलिंग है। यहां पर हमारा एडजेक्टिव बन रहा है, यहां पर हमारा वर्ब बन रहा है, यहां पर हमारा नाउन बन रहा है। तो ये थोड़ा खेल होता है इंग्लिश ग्रामर का, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर दोस्तों ये वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी समझाने का आपको ट्राई किया है कि आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए होता है, एन होता है और द होता है। ये कहीं भी दिख जाए तो इसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा। एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा। और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, इन हुआ, एट हुआ, ऑन हुआ, इनटू हुआ, और भी बहुत सारी प्रेपोजिशन है। इनके बाद हमेशा नाउन आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वो नाउन हमेशा क्या बनेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा, कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो मुझे जरा बताओ दोस्तों कि वर्ब किसके आधार पर आती है, किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? आप कहोगे सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब कैसे पता कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में जब हम वर्ब पता कर लेते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पता कर सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिसे हम नाउन बोलते हैं, नाउन के लिए जो शब्द आते हैं वो एडजेक्टिव कहलाए जाते हैं, तो एडजेक्टिव को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, कुछ बेसिक था जो मैंने आपको समझाने का यहाँ पर ट्राई किया है। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जहां से आपको एक ग्रामर का जो बेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इतनी चीजें हम समझ चुके हैं, अगली वीडियो में यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। और भी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, जो हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे और एक एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे जहां से आपको यूपी टेट का इंग्लिश का एग्जाम बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई भी कंसर्न, कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और पहली बार अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। और हाँ, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके जरूर सेलेक्ट कर देना। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी ग्रामर के ट्यूटोरियल की वीडियोज है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। और इसी तरीके से हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए चलेंगे एक एडवांस लेवल तक। अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करते हुए दोबारा मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।